साथ मीटिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की दूरदर्शिता का कारण है कि आज ये प्रोग्राम करने के लिए हमें सौभाग्य मिला है। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारे बच्चों में वाक कला, हमारे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल और एनालाइज और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम किए जाने हैं। उसी की एक कड़ी है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल बहुत सारे बच्चे 12th पास कर लेते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि ग्राम सभा क्या होती है तो उन्हें नहीं पता होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, और ग्राम सभा में कौन होते हैं, ग्राम पंचायत में कैसे मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्शन होता है। तो हमारे पंचायत मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने इन्हीं कौशलों का विकास करने के लिए और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए ये प्रोग्राम सभी नवोदय और हमारे जो EMRS स्कूल है उसमें ये संचालित किया जा रहा है ये प्रतियोगिता। और ये प्रतियोगिता जो है स्कूल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा। और इसके तहत जो हमारे स्कूल सेलेक्ट होंगे उनका प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए भी दिए गए हैं। तो इस कड़ी में बच्चों को जो सिविक्स बुक पढ़ते हैं क्लास 6 से लेकर के आगे भी पढ़ते हैं, लोक प्रशासन जब ग्रेजुएशन में जाते हैं वो भी पढ़ते हैं, तो उसी सबको किताबी ज्ञान को व्यवहारिक स्तर पर लाने के लिए और बच्चों में, ताकि कक्षा 9वीं और 11वीं, 9वीं से 11वीं के बच्चों को इसलिए चुना गया है कि अगले 5 साल के बाद वो भी वोटर्स हो जाएंगे, वो भी 12th पास करने के बाद वोट देने के अधिकार के लिए हो जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पे और एक ग्राम सभा मेंबर के तौर पे, ग्राम पंचायत के तौर पे एक कुशल नेतृत्व आगे लाना जो समझ सके। ऐसा नहीं कि आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं की संख्या हर जगह कम है, तो सबकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है कि ताकि यहाँ से बच्चा जाए 12th पास करके तो वो सक्रिय होकर के पूरे समाज में अपना योगदान दे सके और अच्छे से राजनीति को बाहर से जो कहते हैं गंदा है, तो हमारे अच्छे बच्चे, मॉडल नाम रखा है मॉडल युवा ग्राम सभा, हमारा बच्चा एक मॉडल प्रस्तुत कर सकेगा, एक समाज के सामने एक दर्पण होगा। इसी क्रम में हमारे बच्चों ने इस विभिन्न भूमिका निभाई है और तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आप सब उनकी गलतियों को माफ करेंगे और जो भी होगा उसे नोट करके कृपया उनको मार्गदर्शन करेंगे। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। धन्यवाद। आज 25 तारीख को हमारे जो लगातार गाँव है उनके पंचायत में युवा ग्राम पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी को वहाँ पर उपस्थित रहना है ताकि हम जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू कर सकें। एक और बार ध्यान सुन लीजिए आप सब। आज यानी 25 तारीख की सुबह 11:30 बजे लगातार गाँव के पंचायत घर में युवा ग्राम पंचायत आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी को उपस्थित रहना है ताकि हम जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू कर सकें। हमारी ग्राम पंचायत सभा में महिलाओं को भी दिया है। हमारी सभा में 1/3 संख्या महिलाओं की होगी, तो कृपया करके आप सब वहाँ पर उपस्थित रहिएगा ताकि हम जल्द से जल्द कार्यवाही कर सकें। धन्यवाद। आज इस युवा ग्राम सभा के सरपंच के रूप में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ग्राम सभा सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जहाँ लोग स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने गांव का विकास का मार्ग तय करते हैं। इस मॉडल ग्राम सभा के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं ये दिखाना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र किस प्रकार काम करता है और युवा किस प्रकार गांव तथा देश का भविष्य को आकार देने के लिए ग्राम सभा में भाग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
सर्वप्रथम मैं आप सभी गांव वासियों का हमारे पंचों और अधिकारियों से परिचय कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारी सहयोगी सरपंच तपस्या जी, ग्राम सचिव जसिका जी, सहायक सचिव आयुष जी, वार्ड नंबर 1 के वार्ड नंबर हैट्रिक जी, वार्ड नंबर 2 के वार्ड नंबर अलीशा जी, वार्ड नंबर 3 के वार्ड नंबर दीप्ति जी, वार्ड नंबर 4 के वार्ड नंबर संजीत जी, वार्ड नंबर 5 के वार्ड नंबर पल्लवी जी, वार्ड नंबर 6 के वार्ड नंबर भाईगजीत जी, वार्ड नंबर 7 के वार्ड नंबर मातिला जी, और अंत में वार्ड नंबर 8 के वार्ड नंबर निहारी जी। और हमारे पंचों के साथ साथ इस सभा में बहुत से अधिकारी उपस्थित हैं, जैसे हमारे गांव के हेडमास्टर कृष्णा जी, आशा कर्मी प्रज्ञा जी, आंगनबाड़ी कर्मी स्मिता जी, एनजीओ वर्कर कृष्णा जी, सेल्फ ग्रुप मेंबर नीता जी, जल विभाग अधिकारी अविनाश जी, रोजगार सहायक रोमा जी, कृषि सहायक प्रिंसी जी, पटवारी यादव जी। और इस सभा में हमारे दो मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं जो बहुत मदद करने के बाद इस सभा में उपस्थित हुए हैं, जो है एसआई अनिता जी और बीडीओ आयशा जी। और इस बार हमारे गांव में डॉक्टर साहब भी हमारी सभा में आए हैं, जो है डॉक्टर निशान जी। धन्यवाद। और आप सभी गांव वालों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे पंचायत से 2 नए मेंबर भी जुड़े हैं, जो है वार्ड नंबर 1 के वार्ड नंबर हैट्रिक जी और वार्ड नंबर 3 के वार्ड नंबर दीप्ति जी। मैं आशा करता हूं कि आप हमारा सहयोग जैसे करते आ रहे थे ऐसे इनका भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अब हम आज की ग्राम सभा को शुरू करते हैं और मैं हमारे सचिव जसिका जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो पिछले सभा के मुद्दों का जो भी विवरण है वो आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जी सरपंच महोदय, नमस्कार ग्रामवासी। पिछले वर्ष की जो बैठक हुई थी उसमें जो भी मेन मुद्दे आए थे, सरपंच जी की अनुमति से आप सभी को पढ़कर बताना चाहती हूँ। सबसे पहले पानी की निकासी के लिए नालियां बनवाने की मांग रखी गई थी। सड़कों को पक्का करवाने की मांग, स्कूलों में नए कमरे बनाने की मांग और एक लाइब्रेरी बनवाने की मांग रखी गई थी। धन्यवाद सचिव साहिब। इन मुद्दों पर जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी आपको पंच भाईगजीत जी देंगे। आदरणीय ग्रामवासियों, हमारे पिछले ग्राम सभा में जितने भी मुद्दे उठाए गए थे उनमें से कई मुद्दों पर कार्रवाई हो चुका है, जैसे कि पानी के निकासी के लिए नालियां बनवाना, सड़कों को पक्का करवाना, स्कूल में एक नया कमरा बनवाना और एक लाइब्रेरी बनवाना। और जितने भी मुद्दों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाईगजीत जी। अब हम हमारे सहायक सचिव जी से अनुरोध करेंगे कि आने वाले वर्ष के आय व्यय का जो भी अनुमान है वो आपके सामने प्रस्तुत करें। जी सरपंच जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो खर्चे का अनुमान लगाया गया है वो है बिजली के भुगतान पर 75,000 रुपए, सफाई कर्मचारी और चौकीदारी के वेतन पर 2 लाख रुपए, निर्माण कार्य पर 2 लाख रुपए, जन स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर 4 लाख रुपए और मरम्मत कार्य पर 14 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 21,75,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर अगले साल की आय की बात करें तो वो है ग्राम पंचायत की जमीनों को ठेके पर देने से 10 लाख रुपए, जो तालाब है उसको मछली पालन पर देने से 8 लाख रुपए, चाय बागान को किराए पर देने से 2 लाख रुपए और सरकारी अनुदान से 20 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। अगले साल होने वाली आमदनी और खर्चे को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सहायक सचिव महोदय। अब मैं फिर से हमारे सचिव साहिबा से अनुरोध करूंगा कि आज का एजेंडा आप सभी को पढ़कर सकें। आदरणीय ग्रामवासियों और पंचायत के सदस्यों, आज की ग्राम सभा की बैठक का एजेंडा मैं अब पेश करने जा रही हूँ। गांव की खेती और किसानों की समस्या पर चर्चा, गांव में हुए बाढ़ से जुड़ी बातें, शिक्षा से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दे, युवा रोजगार के मुद्दे, गांव के विकास से संबंधित मुद्दे,
महिला सुरक्षा के मुद्दे और नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव साहिब। जैसा कि आप सभी गांववासी देख सकते हैं, आज इस सभा में हमारे सभी पंच भी उपस्थित हैं और पंचों के साथ साथ विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित हैं। तो मेरा आप सभी गांववासियों से अनुरोध रहेगा कि अपनी समस्या क्रमवार हमें बताएं ताकि हम सभी मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। कृषि संबंधित मुद्दों पर अगर किसी को कुछ समस्या है तो कृपया करके बोलिए। माननीय सभापति महोदय, মই 3 নং ৱাৰ্ডৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 4 মাহৰ পৰা মই PM কিষাণত পাবলগীয়া সাবসিডি এতিয়ালৈ পোৱাই নাই। হয় হয় সভাপতি মহোদয়, ময়ো সেই 6-5 মাহৰ পৰা সাবসিডি পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। মহোদয়, মই কিবা ক'ব বিচাৰো। আমি সবে জানো যে আমাক পঞ্চায়ত ফালৰ পৰা বীজবোৰ প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু এই বীজবোৰ একেবাৰে ভাল নহয়। আৰু এটা কথা যে আমাৰ খেতিৰ সময়ত খেতিত পোক পতংগ লগাৰ বাবে খেতি একেবাৰে ভাল নহয়। ইয়াৰ বাবে আমাক গোটেই বছৰটো চলিবলৈ অসুবিধা হয়। ইয়াৰ বাবে কিবা উপায় কৰি দিলে আমি উপকৃত হ'ম। হয়, আপোনালোকৰ সমস্যা শুনি মোক বেয়া লাগিছে অলপ। মই এই সমস্যাৰ বাবে আমাৰ কৃষি সহায়ক মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁ এই সমস্যা কিবা সমাধান কৰিবলৈ আমাক কয় যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ। माननीय सरपंच जी, उप सरपंच जी और उपस्थित सभा को मेरा नमस्कार। मैं प्रिंसी सभा की कृषि सहायक होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि हमारे गांव के किसानों की समस्याओं को मैं समाधान करूं। और जैसा कि तोमरा जी और हिमाक्षी जी ने कहा है कि उनको पिछले 4-5 महीनों से PM किसान की सब्सिडी नहीं मिली है, तो ऐसा हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो या फिर कुछ टेक्निकल एरर आए हैं। तो मैं पंचायत से निवेदन करूंगी कि वे एक बार चेक करें और सुनिश्चित करें कि कोई गड़बड़ ना हो ताकि उनको उनके पैसे मिल सके। और जैसा कि दिव्या जी ने कहा कि पंचायत से प्रदान किए गए बीज खराब निकल गए, तो ऐसा कई बार होता है कभी कभी कि 100 किसानों में से 4-5 किसानों को खराब बीज मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप फिलहाल के लिए अपना सीड सप्लायर चेंज करें और भविष्य में पंचायत गांव में एक नया सीड प्लांट स्थापित करने का प्रबंध करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद श्री साहब महोदय, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये निर्णय लेता हूँ कि फिलहाल के लिए तो हम अपना सीड सप्लायर चेंज करेंगे और भविष्य में जाकर हम अपने ही गांव में एक नया सीड प्लांट स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और जो सब्सिडी की बात है तो सचिव महोदय, आप एक काम करिए, इस पॉइंट पर नोट कर लीजिए ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हुए गांव से जुड़ी बात के मुद्दे। माननीय सरपंच जी, उपस्थित उप सरपंच जी, आदरणीय सचिव और सहायक सचिव, मैं निहारिका वार्ड नंबर 8 की वार्ड मेंबर, आप सभी को मेरा नमस्कार जताती हूँ। जी सरपंच जी, हमारे गांव में सालों से बाढ़ की समस्या चलती आ रही है। मुझे यकीन है इस बारे में आपको पता होगा। साल के 3 महीने हमारे गांव में बाढ़ ही रहती है। इस साल की बाढ़ में तो हमारे गांव में जो प्राथमिक विद्यालय बनी थी उसका फिर नुकसान हो गया। हर साल हम विद्यालय की मरम्मत करते हैं और हर साल बाढ़ के कारण उसका नुकसान हो जाता है। इस वजह से हमें अपने बच्चों की नुकसान का कोई समाधान निकाला जाए। जी शुक्रिया। सम्मानीय सरपंच जी और यहाँ मौजूद सभी गांववासियों को मेरा प्रणाम। मैं पेड़ से सीधी की तरफ हूँ। मेरी समस्या यह है कि घर से विद्यालय जाने के रास्ते में एक जो बांस का पुल है वो तेज बाढ़ के कारण टूट जाता है, जिससे बच्चों को विद्यालय जाने में बहुत परेशानी होती है और कई बच्चे तो विद्यालय जा नहीं पाते। तो आप इस समस्या का क्या समाधान निकालना चाहेंगे उप सरपंच जी? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे गांव में सबसे गंभीर परिस्थिति तब आती है जब हमारे गांव में बाढ़ आती है। बाढ़ के समय हम बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरते हैं, जिसके लिए हमारे बच्चों और बुजुर्गों को इस पार से उस पार जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि आपने बोला निहारिका जी, स्कूल के मरम्मत के बारे में हम इस बार जाके इसके लिए फंड्स की मांग करेंगे, तभी तक हम स्कूल में एक फ्लड बैरियर का व्यवस्था कर देंगे। और जैसे कि हमारे निकिता दाऊ जी ने बोला पुल के बारे में, तो हम पुल को अच्छे से उसको भी मरम्मत करने के लिए हम फंड्स की मांग करेंगे।
और जल्द ही इसका काम भी शुरू कर देंगे। और किसी की कोई दिक्कत? जी हाँ सरपंच जी, मेरी एक समस्या है। इस बार फ्लड की वजह से हम किसानों के आधे से भी ज्यादा फसल खराब हो चुके हैं और इस बात को गांव के ऑफिस में बताया गया बहुत दिन हो चुके, लेकिन अभी तक गांव के ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो ऐसा क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सरपंच जी। क्यों कृषि सहायक जी, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि हिमांशु जी ने कहा कि उनके फसलों की बर्बाद बाढ़ की वजह से हुआ है, तो ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्रॉप फेलियर हुआ है। तो इनको फसल बीमा योजना की तरफ से 20,000 का एक एनुअल अमाउंट प्रदान किया जाएगा। तो मैं पंचायत से निवेदन करूंगी कि इन पे वो स्कीम लागू किया जाए। और मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, दिव्या जी की एक बात रह गई थी कीड़ों के बारे में। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके फसल में कीड़े लगते हैं, तो मैं आपसे ये सुझाव दूंगी कि आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करें। धन्यवाद। और सचिव जी, आप ये नोट करिए कि हिमांशु जी को एनुअली 20,000 रुपीज मिलना चाहिए और जो भी इस फ्लड की परेशानी से गुजर रहे हैं उन सभी को 20,000 दिलाया जाएगा। धन्यवाद। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हुए शिक्षा से संबंधित बातें। नमस्कार सरपंच जी, ये आप सभी को पता है हमारे वार्ड गांव के मुख्य माध्यमिक विद्यालय से कितना दूर पड़ता है। इसके कारण हर सुबह हमारे वार्ड के कई बच्चे हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय पहुंचते हैं। और हाल ही में आई बारिश के कारण हमारे सारे रास्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि बच्चे विद्यालय में पहुंचते पहुंचते आधे तो कीचड़ से ही सड़ जाते हैं। बच्चे एक देश के भविष्य होते हैं, अगर उन्हें विद्यालय जाने के लिए इतना मेहनत करना पड़े तो क्या यह सही है? तो मैं सरपंच जी से यही गुजारिश करूंगा कि आप इसके लिए जल्द से जल्द उपाय निकालें। धन्यवाद जी, ये समस्या तो बहुत गंभीर है। तो इस समस्या के लिए हमारे गांववासी और क्या किसी पंच के पास कोई सुझाव है? जी सरपंच जी, इस समस्या के समाधान के लिए मेरे पास एक सुझाव है। अगर हम उन बच्चों के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था कर दें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। जी हाँ सरपंच, मैं विधायक जी के बात से सहमत हूँ। हम जो पंचायत के साइड में स्कूल के लिए फंड आते हैं उससे हम एक गाड़ी को लिस्ट लेकर बच्चे लोग को छोड़ सकते हैं। जो बेरोजगार है उनको चलवा कर छोड़ सकते हैं। इससे बेरोजगारी भी कम हो जाएगी, बच्चों को भी स्कूल छोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आप दोनों का, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। हमारी तरफ से जो भी कोशिश हो पाएगी वो हम करेंगे और हो सके तो बच्चों के लिए जल्द से जल्द एक गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे। आपके सुझाव अनुसार हम आपके सुझाव पर अमल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और किसी की कोई समस्या? माननीय सरपंच जी, एक हेडमास्टर होते हुए आज मैं भी यहाँ अपने स्कूल का एक ज़रूरी मुद्दा उठाना चाहती हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ काफ़ी दिनों से मैगजीन्स की सप्लाई नहीं हो रही है और साथ ही साथ बच्चों के लिए तो अभी तक स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटी आई ही नहीं है। मैगजीन्स बच्चों के पढ़ने की आदत को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बाहरी ज्ञान भी प्रदान करती है और स्कॉलरशिप्स की मदद से बच्चे अपने आगे जाकर अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। हमारे बच्चे भी उतना ही हक रखते हैं जितना शहर के स्कूल के बच्चे। तो सरपंच जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इस समस्या का जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए। जी हेडमास्टर जी, इसके लिए तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि जो वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को साप्ताहिक तौर पर शहर से मंगवा लिया करेंगे। और जो स्कॉलरशिप की बात आई तो स्कॉलरशिप तो अभी हमारे हाथ में नहीं, तो उसके लिए ऊपर रखी जाए। क्या ये ठीक है? जी धन्यवाद। सरपंच जी, मेरी और एक समस्या ये है कि हमारे बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ना चाहते हैं और उन्हें जो भोजन भाव मिलता है वो उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सारे बच्चों के लिए पर्याप्त भी नहीं है। बच्चे वो भोजन खाकर बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें हफ्ते में 4 दिन खिचड़ी मिलता है जिसका क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है और 2 दिन दलिया मिलता है जिसमें हल्दी की मात्रा ज्यादा मिलने की शिकायत मिली है। तो आप इन सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या समाधान निकालना चाहेंगे? जी, बात जब हमारे बच्चों की है तो समस्या बहुत बड़ी। तो आंगनबाड़ी कर्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? माननीय सरपंच जी, उप सरपंच जी, सचिव, सहायक सचिव, वार्ड मेंबर्स और यहाँ उपस्थित सभी गाँववासियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि निकिता जी ने कहा कि मिड डे मील की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए जो राशन आता है वो शायद एक्सपायर होने की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और कभी कभी तो राशन सही समय पर भी नहीं आते जो बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होता।
तो मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखूंगी कि मुझसे ऐसी गलती दोबारा ना हो और बच्चों को मिड डे मील देने से पहले उनका अच्छे से निरीक्षण किया जाए ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। जी जी, आपको निरीक्षण करना ही पड़ेगा और आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपसे इसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी और जो आपको राशन की कमी बढ़ रही है उसके लिए आप ऊपर एक आवेदन कर लीजिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और सचिव जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी एक क्वालिफिकेशन के लिए टीम आप हमारे गांव के आंगनबाड़ी सभी विद्यालयों में भेजें ताकि वो मिड डे मील की क्वालिफिकेशन कर सकें। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। और किसी कोई समस्या? माननीय सरपंच जी और ग्रामवासी सभी को मेरा नमस्कार। मैं 4 नंबर वार्ड का वार्ड नंबर हूँ। सरपंच जी, आप जैसे कि जानते हैं हमारे वार्ड में नहीं पूरे गांव में खेलने वाले बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें खेल के द्वारा आगे बढ़ने की मौका नहीं मिल पाता। शहरों में तो उन्हें जैसे कोचिंग आदि प्रतियोगिता जैसे खेल के मैदान आदि सुविधा हो जाती है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं हो पाता। तो हमारे गांव में भी ऐसा हो ताकि बच्चे खेले और अपने नाम के साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन करें। जी, ये समस्या भी बहुत, इसका भी समाधान बहुत जरूरी है। क्या पंच जी आप बताएंगे आपके साथ कोई खेलने वाला वार्ड मेंबर आया हो? जी सरपंच जी, हमारे वार्ड से आए हुए अखिल जी है जो वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं। जी अखिल जी, आप सभा में उपस्थित हैं। नमस्ते सरपंच जी। जी नमस्कार। जी, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हूँ। जी बताइए आपकी क्या समस्या है? जैसे कि हम सभी को पता है हमारे गांव में खेल मैदान नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे ग्राम सभा से एक खेल मैदान प्रदान किया जाए, साथ ही हर खेल के लिए बेसिक इक्विपमेंट्स। धन्यवाद। जी इसके लिए तो हम करेंगे कि जो पंचायत के पास की खाली पड़ी जमीन है उसको हम खेल के मैदान में तब्दील करवा देंगे ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल सकें। और रही बात बेसिक इक्विपमेंट्स की, तो फिलहाल हम कुछ इक्विपमेंट्स ला पाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द हम ज्यादा इक्विपमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे और हो सके तो कोच का भी प्रबंध करेंगे। और जैसा कि हमारे पंच महोदय ने बताया कि एक प्रतियोगिता का आयोजन करना बहुत जरूरी है, तो हम ये करेंगे कि अगले आने वाले 1 महीने के अंदर हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें आसपास के सभी गांवों को हम निमंत्रण देंगे ताकि खेलने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सके और जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जा सके। धन्यवाद। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी बातें। नमस्कार आप सभी को। मैं वार्ड नंबर 6 से हमारे गांव की चिकित्सालय की समस्या के विषय में आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूं। इसके लिए मैं माननीय सरपंच जी से अनुमति चाहूंगा। हमारे गांव में जो चिकित्सालय है वहां पर केवल एक ही डॉक्टर है और वो भी हर समय उपस्थित नहीं रहते हैं, जिस कारण हमारे गांव वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों गांव वालों, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, और सुनने में आया है कि ये तो मेडिकल में नहीं भी रहते, इन्हें तो अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखे हैं, इसीलिए ये मेडिकल में नहीं रहते। अरे आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो मेरी ड्यूटी के वक्त हॉस्पिटल में ही रहता हूँ। अरे हम जब भी जाते हैं आपको नहीं मिलते हैं वहाँ। हाँ, मैं भी जब उस दिन गई थी ना तभी मुझे मेडिकल में ये नहीं मिले, और डॉक्टर की तो बात ही छोड़े, मेडिकल में तो दवाइयाँ भी नहीं मिलती है, हमें सब दवाइयाँ बाहर से खरीदना पड़ता है। ये हालत है हमारी मेडिकल की। डॉक्टर साहब, आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप कुछ कहेंगे नहीं? ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं सरपंच जी, मैं निर्दोष हूँ। आप अस्पताल में, मैं अभी कुछ कह नहीं रहा, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया करके हमारे गाँव वासियों में भी थोड़ा ध्यान दें और जितना ज्यादा हो सके अस्पताल में उपस्थित रहे। मैं चाहता हूँ कभी कभी उपस्थित रहना संभव नहीं हो पाता, पर ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहेंगे तो अच्छा होगा। और दवाई का अतिरिक्त हमारे, आपका धन्यवाद। दवाई का अतिरिक्त हमारे वीडियो साहब कुछ कहना चाहते हैं जो गाँव की दवाई है। दवाइयों की कमी होना तो एक तरीके से यही संकेत देती है कि कहीं तो लापरवाही हुई है। तो फिर मैं पीएचसी इंचार्ज को आज ही ये भेजने के लिए बोलूँगा और मैं पीएचसी इंचार्ज को आज ही ये रिपोर्ट भेजने के लिए बोलूँगा कि गांव में दवाइयों का क्या चल रहा है, वो सब लोगों को मिल भी रही है या फिर ऐसे ही पड़ी हुई है। और आप लोग से भी यही निवेदन है कि इसकी एंट्री ग्राम सभा की कंप्लेंट रजिस्टर में जरूर करें। जी धन्यवाद वीडियो साहब।
और किसी की कोई समस्या अभी? सम्मानीय सरपंच जी, आज मैं अपने गांव की एक समस्या लेके आई हूँ। हमारे गांव में अधिकतर लोग अपने घरों का कचरा नालियों में फेंक देते हैं, जिस कारण नालियां बंद पड़ जाती है और उनमें पानी ब्लॉक हो जाता है। और देखा गया है कि कचरा उठाने वाला गाड़ी भी समय में नहीं आता। जी हाँ सरपंच, इसकी वजह से बहुत सारे मच्छर भी हो गए और आपको तो पता ही है कि मच्छरों से कितनी बीमारियां भी फैलती है। सरपंच जी, बहनों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मच्छरों के कारण बहुत बीमारियां फैल रही है, जैसे कि मलेरिया। और हाल ही में एक बुरी खबर सुनने में आया है कि हमारे गांव के एक सदस्य शेखर जी के परिवार में किसी को मलेरिया हुआ है। और मेरा आपसे यही विनती है कि आप इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालें। जी, क्या शेखर जी सभा में उपस्थित है? जी हाँ सरपंच जी। तो नमस्कार आपको। नमस्कार। जैसा कि माधुरी जी ने कहा है, मैं बहुत दुखित हूँ। मेरे बेटे जॉनी को पिछले 5 दिन से मलेरिया हुआ है। कारण है वाटर लॉगिंग। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उसका ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकूं, और सरकारी हॉस्पिटल की तो बात ही ना करी जाए। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि और कोई इस बीमारी का शिकार न हो। जी शेखर जी, आप कौन से वार्ड में? मैं वार्ड नंबर 5। जी, वार्ड नंबर महोदय। आदरणीय सरपंच जी, ये जो समस्या इन्होंने उठाई है, इसके बारे में मैंने हमारे उप सरपंच जी को पहले एक बार जानकारी दी थी। हाँ, इन्होंने मुझे जानकारी तो दिया था, पर मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए भूल गई। हाँ, तो शायद वे किसी दूसरे काम में उलझे होंगे। ये सोचकर मैंने अपनी तरफ से मेरे वार्ड के लोगों को नाली में पानी जमा होने के कारण होने वाली बीमारी के बारे में सचेत किया था। सम्मानीय सभापति महोदय, धन्यवाद महोदय। मैं एगৰাকী NGO বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু আজি ময়ো আপোনাক সেই একে অভিযোগৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ NGO কৰ্মচাৰীসকলে লগতে মই নিজে বহুবাৰ মোৰ সহকৰ্মচাৰীসকলৰ লগত মিলি সেই লেতেৰা নালাবোৰ চাফা কৰিছোঁ। কিন্তু মহোদয়, কিছুমান অবুজন মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত সেই লেতেৰা নালা, সেই চাফা নালাবোৰৰ দশা আকৌ আগৰ দৰে একেই হৈ থাকে। কিন্তু মই আজিলৈকে পঞ্চায়তৰ বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই। এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব মহোদয়, আপুনি কওক। য'ত আমি সকলোৱে মিলি গাঁওখনৰ উন্নতিৰ বাবে, গাঁওখনৰ চাফ চিকুণতাৰ বাবে কাম কৰি যাব লাগে, তাত অকল আমি এজন দুজনে আগবাঢ়ি আছোঁ। সেয়েহে মহোদয়, মই আপোনাক বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই কিবা নহয় কিবা ব্যৱস্থা কৰক। ধন্যবাদ। আপোনালোকে যি কৰিলে, আপোনালোকে লেতেৰা নালাবোৰ হয়তো চাফা কৰিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিন্তু আমি যে এই মালেৰিয়া, আমাৰ গাঁৱত মালেৰিয়া ৰোগত বহুতো লোকে আক্ৰান্ত হৈ আছে, এই বিষয়ত মই আমাৰ আশাকৰ্মী বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মালেৰিয়াৰ বিষয়ে তেওঁ আমাৰ গাঁৱৰ সকলোকে সচেতন কৰে। माननीय सरपंच जी, उप सरपंच जी, सचिव और सहायक सचिव जी, वार्ड मेंबर्स और सभी गाँव वासियों को मेरा नमस्कार। सरपंच जी, मैं एक आशाकर्मी होने के नाते इस मुद्दे के ऊपर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। यह बात तो हम सभी को पता होनी चाहिए कि गंदे नाली के पानी में मलेरिया होने वाले मच्छर होने का संभावना बहुत है। वही मलेरिया जिससे हर साल हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हमें अपना गांव और समाज को बीमार मुक्त और परिष्कार बनाना है, तब तो इन गंदे नालियों को साफ करना ही पड़ेगा। और बात करते हैं मलेरिया रोग के लिए, तो इसके लिए जो वैक्सीन है वो लेने में कोई देरी ना करे, उसी की मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ। और साथ ही साथ इन नालियों में कुछ भी कूड़ा न फेंकने के लिए भी अनुरोध करती हूँ। जी धन्यवाद महोदय। तो अभी तक जितनी समस्या उठाई गई स्वास्थ्य के अतिरिक्त, उसके लिए मैं कुछ समाधान देना चाहूँगा। जो डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति, डॉक्टर साहब जो उपलब्ध नहीं रहते, वो बात कही गई। डॉक्टर्स की कमी हो रही है गांव में, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि अभी तो 2 डॉक्टरों के लिए अर्जी डालेंगे, और हो सके तो अभी जैसे लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो 15 दिनों में, 15 से 1 महीने के अंदर हम मोबाइल मेडिकल हेल्थ कैंप गांव में ऑर्गेनाइज कराएंगे। और आशाकर्मी महोदय और डॉक्टर साहब, आप दोनों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप हमारे गांव के जो जितने भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनका ख्याल रखें और उनके इलाज के लिए कुछ व्यवस्था करें। रही बात मच्छरों की, तो मच्छरों के लिए हम ये करेंगे कि सर्वप्रथम हम फॉगिंग करवाएंगे, ताकि जितने भी मच्छर हैं उन सभी को मारा जा सके। और नालियों की बात हुई तो फिलहाल तो अभी हम नालियों को साफ करवा देंगे, जितने भी नाली गांव में हम सबको साफ करवाएंगे। और मेरा आप सभी गांव वासियों से विनम्र अनुरोध रहेगा, कृपया करके नालियों को दोबारा गंदा ना करें।
ये आपकी भलाई के लिए है कि कृपया करके नालियों को दोबारा गंदा ना करें। आप स्वस्थ रहेंगे, पूरा गांव स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। सरपंच जी, मैं आपसे टॉयलेट के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। जी जी बताइए। जैसे हम सभी को पता है, हर घर में टॉयलेट ना होने के कारण लोगों को खुले में जाना पड़ता है, जो उनके हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से हर घर में एक टॉयलेट स्कीम जैसे स्वच्छ भारत मिशन का लागू नहीं हुआ था? अगर लागू हुआ था तो अभी तक क्यों नहीं बना? जी, मुझे जितना ज्ञात है हमारे गांव के अधिकतर वार्ड में और अधिकतर घरों में शौचालय तो बन रहे हैं। वैसे आप कौन सा वार्ड में भाई साहब? वार्ड नंबर 7। जी, वार्ड नंबर। जी हाँ सरपंच जी, देवव्रत जी ने मुझे इस मुद्दे के बारे में बोला था। सरपंच जी, मैंने देखा कि जो शौचालय तो बन रहे हैं पर उसको अधूरा छोड़ दिया गया है, और मैं इसके बारे में कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट भी उठा चुकी हूँ और एप्लीकेशन भी लिख चुकी हूँ, पर इसमें कोई जवाब ही नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें सरपंच जी? जी, हो सकता है हमारी तरफ से कोई विफलता हुई हो, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिन घरों में अभी शौचालय अधूरे छोड़ दिए गए हैं, शौचालय का काम हम जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे शौचालय अभी तक बने नहीं हैं उन घरों में भी हम जल्द से जल्द शौचालय बनवाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी गाँववासियों में से किसी और की समस्या स्वास्थ्य के लिए? जी हाँ सरपंच जी, समस्या ये है कि हमारे गांव के नवजात शिशुओं को अभी तक पोलियो डोज नहीं दी गई है, जिससे नवजात शिशुओं को बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी यही इच्छा है कि आप पोलियो वैक्सीन ना देने का कारण पता करें तथा इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। जी जी, तो आपका कहना महोदय, आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंच जी, अब तक मैं वार्ड नंबर 1, 2 और 6 में तो पोलियो ड्रॉप्स दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ वार्ड में देना अब तक बाकी है, क्योंकि एक वार्ड में पोलियो ड्रॉप्स देने में कम से कम 5 घंटे लग ही जाते हैं। इतना विलंब करने से नहीं होगा महोदय। आप एक काम करिए, अगले एक हफ्ते की आपको मोहलत दी जाती है। अगले एक हफ्ते में आप हमारे पूरे गांव में जितने भी वार्ड हैं और उनमें जितने ही बच्चे हैं सभी को पोलियो ड्रॉप दें, ये बात आप सुनिश्चित करें। जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके इस काम को पूरा करें। अगले हफ्ते मैं इसकी रिपोर्ट खुद दूंगा। जी जी धन्यवाद। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, युवाओं के रोजगार के मुद्दे। नमस्कार सभापति डाঙৰীয়া, মই আজি এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিব বিচাৰোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকল নিজৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো নিবনুৱা দেখিব পোৱা যায়, আৰু সেই সকলোকেই বেয়া কামতো সংযোগ হৈ থকা দেখা যায়। সেইবাবে যে কিবা ব্যৱস্থা কৰা যায় সভাপতি ডাঙৰীয়া? হয়, এই সমস্যাটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। এই সমস্যাৰ বিষয়ে মই আমাৰ रोजगार সহায়ক মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁ रोजगाৰৰ বিষয়ে কিবা আমাৰ গাঁওবাসীক কৈ যায়। माननीय सरपंच जी, उप सरपंच जी, यहाँ उपस्थित सभी वार्ड मेंबर एवं मेरे गांववासी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में अभी भी ऐसे युवक युवती है जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो मैं उनको ये बता दूं कि पिछली ग्राम सभा में हमने ऐसे ही युवक युवतियों को नौकरी दी थी जिन्हें नौकरी नहीं मिली थी, और मैं इनसे सूचित करना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से ऐसे बहुत से स्कीम आते हैं जिनमें वो अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे, और हाँ, जो स्किल नहीं है वो स्किल डेवलपमेंट में फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। और तो और जो पढ़े लिखे हैं वो PM कौशल विकास योजना एवं नेशनल करियर सर्विस आदि ऐसे बहुत से योजनाएं हैं जिनमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो MG नरेगा में काम कर सकते हैं, जिनमें मिट्टी भराई, रोड का निर्माण आदि जैसे बहुत से काम कराए जाते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जिनको जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद महोदय। क्या पिछली बार की तरह इस बार की सभा में भी कोई हमारे गांव के युवा उपस्थित है? जी भाई साहब। सरपंच जी राम राम। राम राम। मैंने साइंस लेके ग्रेजुएशन किया था, मुझे उम्मीद थी कि पढ़ाई करने के बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पर आज मैं बेरोजगार हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूँ। मेरे दोस्त आज अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं और मैं बस घर में बैठा हूँ। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे लिए कुछ काम की व्यवस्था कीजिए, ताकि मेरे ही जैसे और लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो अपना घर चला सके। क्या और कोई भी है आपके साथ? हाँ। नमस्कार सरपंच जी, मैं गांव का एक अच्छा चेस प्लेयर हूं और मैंने हाई स्कूल पास किया है। हाई स्कूल पास करने के बाद जब मैंने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने की सोची
तब पैसों की कमियों के कारण मैं कर नहीं पाया। मैंने अपने लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढने की कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। जी, आप दोनों की समस्या का भी समाधान होगा। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आपको अगर रोजगार चाहिए तो हमारे रोजगार सहायक महोदय से एक बार संपर्क करें और अपना नाम रजिस्टर कराएं। और अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार हेडमास्टर महोदय से आप एक बार संपर्क करें। और रोजगार सहायक जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी प्रतिनिधियों के साथ एक बार गांव का दौरा करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे गांव में बेरोजगार युवा कम से कम हो या ना हो। जी धन्यवाद। सरपंच जी, मुझे भी सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन की जरूरत थी, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सिलाई मशीन खरीद सकूं। तो क्या आप मेरे लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि मैं अपने घर को चला सकूं? जी, आप लोगों की सिलाई मशीन का जो ट्रेनिंग है उसके व्यवस्था के लिए वीडियो साहब से कुछ अनुरोध करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं ब्लॉक मशीन से आज ही 4 मशीनें सैंक्शन कराने का मैं ब्लॉक ऑफिस से आज ही 4 मशीनें सैंक्शन कराने का प्रस्ताव भेज रहा हूँ। तो फिर आप सभी इस बात के लिए तो निश्चित रहे। पर और एक बात है कि अगले महीने से सेल्फ हेल्प ग्रुप की ट्रेनिंग का एक नया बैच खुल रहा है और ये देखा गया है कि पार्टिसिपेशन आजकल कम हो रहा है। इसीलिए सभी महिलाओं से यही निवेदन है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और इसकी रजिस्ट्रेशन करा दें। धन्यवाद वीडियो साहब। और किसी की अभी कोई समस्या? नमस्कार सभापति डाঙৰীয়া और उपस्थित সকলো ৰাইজ, मैं आत्मसहायक गोटर एगৰাকী सदस्य। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো আমাৰ গাঁৱত বহুতো লোক আছে যোনে বহুত বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰে আৰু সেই মানুহবিলাকক আগবঢ়োৱা আমাৰ কৰ্তব্য। আমাৰ যোনবিলাক মহিলাই তাঁত বৈ কাপোৰ বনায়, আচাৰ বনায়, জীৱ জন্তুৰ পৰা পোৱা খাদ্য লগতে শাক পাচলি আৰু ফল মূলো বিকিব পাৰে আৰু কেঁচুসাৰ নিচিনা বস্তু বনাই বিকিব পাৰে। সপ্তাহে নহ'লে 15 দিনৰ মূৰে যদি আমাৰ গাঁৱৰ ফিল্ডত আমাৰ সকলো ৰাইজে বস্তু বনাই কিনে বিকিব পাৰে তেন্তে আমাৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ বহুত সহায় হ'ব। সেইবাবে মই গাঁৱৰ ফিল্ডত সেই বস্তুবিলাক বিকিবলৈ দোকান বহাবলৈ আপোনাৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছোঁ। হয় বাইদেউ, আপুনি কোৱা মতে আপোনাক অনুমতি দিয়া হ'ব, কিন্তু আপুনি এই কথা আমাক ভৰসা দিব পাৰিব যে আপুনি ফিল্ডখন মানে বজাৰ কৰাৰ পাছত ফিল্ডখন যাতে লেতেৰা হৈ নাথাকে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খেলে তাত। হয়, মই সকলো দোকানৰ আগত বাৰবজী বহোৱাম। হয় ধন্যবাদ, আপোনাক অনুমতি দিয়া হ'ব। আপুনি এবাৰ পঞ্চায়ত অফিচলৈ আহি পিনি অনুমতিৰ লেটাৰখন লৈ যাব। ধন্যবাদ। আৰু কাৰোবাৰ কিবা সমস্যা? माननीय सरपंच जी, आपसे आज्ञा लेके मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक साल पहले मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट पर बोर्ड में टॉप किया था, पर उसके बाद की पढ़ाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पढ़ाई का खर्च उठाने वाले मेरे पापा अब नहीं कमाते। तो महोदय से मेरा यह विनती है कि मुझे कृपा करके कोई स्कॉलरशिप प्रदान करे जिससे कि मैं अपनी आगे का पढ़ाई का खर्च उठा सकूँ। जी, आपके कहे अनुसार हम जितना सहयोग कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं हमारे हेडमास्टर महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कुछ बताएंगे बच्चे को क्या उनके लिए उपयुक्त है। जी सरपंच जी, मैं इनके लायक एक अच्छी सी स्कॉलरशिप ढूंढ के इन्हें देने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए पंचायत की तरफ से भी मदद की ज़रूरत होगी। जी, आप ऐसा कह रहे हैं, आपको पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। बस आप ये कहें कि अपनी जो जरूरत है उसको लिखित रूप में आप हमारे पास जमा करें। हमसे जो भी सहयोग हो पाएगा वो हम निश्चय करेंगे। जी धन्यवाद। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, गांव के विकास से संबंधित बातें। सर्वप्रथमे मैं সকলো গাঁওবাসী আৰু আমাৰ সভাপতি মহোদয়ক প্ৰণাম জনাইছোঁ। মই নিজৰ অসুবিধা কোৱাৰ আগত আমাৰ সভাপতি মহোদয়ৰ পৰা অনুৰোধ বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে সকলো জানে যে আজিৰ পৰা 2 সপ্তাহ আগতে এটা ডাঙৰ ধুমুহা আহিছিলে আমাৰ গাঁৱত, যাৰ পৰা এজোপা ডাঙৰ গছ মোৰ ঘৰত পৰিলেহি। সেইকাৰণে মোৰ ওচৰত থাকিবলৈ জেগা নাই। মই আমাৰ ৱাৰ্ডৰ মহোদয়ক কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ কামটো কৰিম বুলি কৈ শেষত কামটো নকৰে। মই বহু ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ আদি দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে একো নকৰিলে। সেইকাৰণে মোক যোৱা 2 সপ্তাহৰ পৰা এটা ভঙা চিঙা ঘৰত থাকিব লগা হৈছে। মোৰ 2টা পুত্ৰ আছে, ইহঁতে এই ঘৰত থাকিবলৈ বেয়া পাইছে। আমি আছো দুখীয়া মানুহ, কিন্তু আমাৰ চাই দুখীয়া মানুহক ঘৰ চনি দি সেই ধনী লোকসকলক ঘৰত কিয় দিছে? হয় দাদা, আপোনাৰ সমস্যা শুনিছোঁ। এতিয়া কৰি আপুনি বহি যাওক। এই সমস্যাৰ বাবে মই আমাৰ বিডিঅ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁ কিবা কয় ঘৰ কেলে এনেকুৱা হৈছে বনা নাই। घर ना बनने की बात तो सच में बहुत ज़्यादा गंभीर है।
तो फिर मैं अधिकारियों से ये पता करूँगा कि असलियत में चल क्या रहा है और जिन लोगों का बन रहा है वो लोग कैसे हैं, मतलब जिन लोगों का बन रहा है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और जिन लोगों का नहीं बन रहा उनकी कैसी है, जैसा कि इन्होंने बोला। उसके बाद मैं ये भी देखूंगा कि काम में कितना विलम्ब हो रहा है, मतलब काम में कितनी देरी लग रही है। तो फिर अगर उसमें बहुत ज़्यादा ही देरी लग रही है तो फिर मैं कुछ भी करके उसे, मतलब कितने भी लोग हो जाए पर उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को बेघर ना रहना पड़े। जी वीडियो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी कोशिशों की हम सराहना करते हैं। और किसी की कोई समस्या? सम्मानीय सरपंच और उप सरपंच, मैं वार्ड नंबर 2 की वार्ड मेंबर आज आपके सामने एक समस्या लेके आई हूँ। दरअसल क्या हो रहा है कि हमारे जो गांव के रास्ते हैं उनका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। चारों तरफ से गड्ढे, बारिश के मौसम में तो पूरे गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे आना जाना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार भी सभा में हमने इस मुद्दे पर सवाल उठाया था, लेकिन अभी तक कोई सहायता ही नहीं आई। जी हाँ सरपंच जी, हमारे घर के सामने वाला रास्ता इतना खराब है कि बारिश के दिनों कहीं जाने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है। हाँ सरपंच जी, गांव से कुएं तक का रास्ता भी बहुत ज़्यादा खराब है और कुएं से पानी लेने में भी बहुत मुश्किल होते हैं। মোৰ ঘৰ এই কুঁৱাৰ পৰা প্ৰায় বহুত দূৰত আৰু বাৰিষা কালত এই বেয়া ৰাস্তাৰে পানী নিওঁতে মোৰ বহুত কষ্ট হয়। এখন মই আপোনাক এয়াই ক'ব বিচাৰিম যে আপুনি ইয়াৰ পৰা সঠিক ব্যৱস্থা লৈ যাওক। এই সমস্যাৰ বাবে মই আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এই সমস্যাটো উৎপন্ন হৈছে, এই সমস্যাৰ বাবে মই আকৌ আমাৰ বিদ্যুৎ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম, তেওঁ ৰাস্তা কাইলৈ বনাওঁতে কি হৈছে কিবা সহায় কৰিব পাৰিবনে আমাক? यहाँ पे तो रास्ते बनाने का काम अब तक इसलिए शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी रास्ते बनाने का काम कुछ पास ही के दूसरे गांव में चल रहा है। पर मैं जरूर ये तो जरूर इंश्योर करूंगा कि यहाँ पे भी ये काम जल्द से जल्द शुरू हो और यहाँ के रास्ते भी जल्द से जल्द ठीक हो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से वीडियो साहब। और किसी की कोई समस्या? सन्मानीय सभापति महोदय, उपस्थित गाँववासी সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ। মই 3 নং ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ। মহোদয়, কথাটো এনেধৰণৰ যে গাঁৱত বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে জল জীৱন মিছনৰ পৰা যিবোৰ নল লগোৱা হৈছে, কেইটামান চুবুৰীৰ নলবোৰ ফাটি গৈছে, কেইটামান চুবুৰীৰ নলবোৰত পানী অহা নাই, আকৌ কেইঘৰমানতো নলেই পোৱাগৈ নাই, যাৰ ফলত গাঁওবাসীসকলৰ মাজত বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱ হৈছে। আৰু এই বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱৰ ফলত বহু লোকে প্ৰদূষিত পানী ব্যৱহাৰ কৰি বেমাৰতো পৰিছে। গতিকে মই আপোনাক এয়াই নিবেদন কৰিম যে আপোনালোকে নলবোৰ ফাটি গৈছে নেকি বা এই জল জীৱন মিছনত কিমান ঘৰে পানী পোৱা নাই বা কিমান ঘৰলৈ নলে পোৱাগৈ নাই, সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও চাই যায়। হয়, এই সমস্যাটোৰ বাবে সমস্যাটো কেলে উৎপন্ন হৈছে এই কথাষাৰ আপোনাক আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ অধিকাৰী অবিনাশ ডাঙৰীয়াই ক'ব। হয় সভাপতি মহোদয়, যেনেকৈ গাঁওবাসী ৰাইজে কৈছে যে পানীৰ ওপৰত সমস্যা দেখিব পৰা গৈছে আৰু মই সেইটো ভালদৰে লিখি ল'লোঁ। মই গাঁওবাসী ৰাইজক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ জল বিভাগে যিমান পাৰে কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। কিছুমান গাঁৱতো কামটো হৈ গ'ল, কিছুমান গাঁৱতো কাম চলি আছে। আমি যিমান পাৰোঁ কামটো জলদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যিমান পাৰে পানী অনিষ্ট নকৰে যে, কাৰণ আহিবলগীয়া দিনত এনেধৰণৰ সমস্যা দেখিব পৰা নাই। ধন্যবাদ। আৰু কাৰোবাৰ সমস্যা? सरपंच जी राम राम। मैं वार्ड नंबर 2 से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अभी तक भी बीपीएल का कार्ड नहीं बना है और मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने अपने वार्ड मेंबर से कहा था कि मेरा बीपीएल का कार्ड बना दे, लेकिन वो अभी तक भी मेरा बीपीएल का कार्ड नहीं बना के दिया है और अब इस बात को 1 साल हो गया है। नहीं सरपंच जी, ये तो झूठ बोल रहे हैं। इनके पास तो दो गाड़ियां हैं और एक सरकारी नौकरियां हैं और ये बोल रहे हैं कि ये बहन जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ है सरपंच जी। मेरे पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी है, गाड़ियां भी है इनके घर में, तो ये सब झूठ बोल रही है। 2 नंबर वार्ड आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सरपंच जी आपने देखा लोगों ने इनके खिलाफ क्या क्या कहा, हमें भी ये बातें सुनने को मिला था, इसलिए इनके बीपीएल कार्ड के लिए जो काम चल रहे थे उसको हमने वहीं पर रोक दिया और सोचा कि ग्राम सभा की बैठक पर इस मुद्दे पर बात किया जाएगा। जी भाई साहब आप बोलिए। हाँ सरपंच जी, मेरा अभी तक बीपीएल का कार्ड नहीं बना है और उस दिन अपने वार्ड मेंबर जी से मिलने पर बोला भी था। कौन सा वार्ड में? 5 नंबर वार्ड में। देखिए सरपंच जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे उस दिन तारा जी के दुकान के सामने मिलने पर बोला तो था बीपीएल कार्ड के बारे में। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, आपको आगे रिटर्न में देना पड़ता है। ऐसे तो मुझे रास्ते में 100 लोग मिलते हैं ना, उनमें से 50 लोग तो मुझे समस्या ही बताते हैं। क्या अब मैं सारा समस्या एक साथ में याद रख लूंगी क्या? हम भी तो एक इंसान ही है ना।
आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे नहीं सोचिए, अगर आपको कोई समस्या 50 समस्या बता के जाएंगे तो आपको क्या सारा 50 समस्या एक बार नहीं याद हो जाएंगी क्या? यही तो काम है आपका। अरे नहीं जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके पास इतनी एक गाड़ी होने के बाद आपके घर में तो वाल टीवी भी है, फिर भी आपको बीपीएल कार्ड चाहिए? हाँ, मैंने भी सुना था इनके पास एक डिजिटल टीवी भी है। अरे अगर इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी आपको बीपीएल कार्ड चाहिए तो हम गरीबों का क्या होगा? ये आप क्या बोल रहे हैं? वो गाड़ी तो मेरा भतीजा का है और वो टीवी वो तो मैंने 50% डिस्काउंट में लिया था। और आप ऐसे मेरे ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इस मुद्दे पर अभी कोई तुरंत निर्णय नहीं ले सकता, तो मैं कहना चाहूंगा कि सुभजीत जी और नयन जी, आप दोनों पे कुछ आरोप भी लगाए गए हैं और आप भी कुछ बोल रहे हैं अपनी तरफ से, तो मैं निष्पक्ष होकर कहूंगा कि आप लोग अगर बीपीएल कैटेगरी में पढ़ते हैं तो आपको जरूर मिलेगा आपको बीपीएल कार्ड, पर आप ऐसा हल्ला मत कीजिए। अभी आप अगर बीपीएल कैटेगरी में पढ़ता है तो आपको जरूर बीपीएल कार्ड मिलेगा। आप निश्चित रहिए और बैठ जाइए। जी धन्यवाद। नमस्कार सभापति महोदय, लगते उपस्थित राय मैं जिज्ञाসকলৰ প্ৰতি ক'বলৈ আপোনাৰ পৰা অনুমতি ধন্যবাদ মহোদয়। দিব্যা বাইদেউৰ মানুহজন ঢুকুৱা প্ৰায় 3 বছৰেই হ'ল। পেঞ্চনৰ পইচাৰে ইমান বছৰে চলি আছিল, কিন্তু যোৱা ছমাহৰ পৰা সেই পইচাও নোহোৱা হ'ল। অকলশৰীয়া হোৱাৰ বাবে ঘৰখন চলাবলৈ কষ্ট হোৱাত আনৰ ঘৰত কাম কৰিব লগা হৈছে। সেইবাবে তেওঁ পেঞ্চনৰ লগতে কিছু সাহায্যৰ বাবে আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ। হয় মহোদয়, মোৰ মানুহজন নথকা আজি প্ৰায় 3 বছৰেই হ'ল। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা, ইমান দিনে মই সেই বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা চলি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সেইটোও নাপাওঁ। আপুনিয়ে ভাবকচোন মোৰ ঘৰখন চলাবলৈ কিমান কষ্ট হৈছে, লগতে ল'ৰা ছোৱালী দুটাক চাবও লাগে। এতিয়া মোৰ স্বাস্থ্য ইমান ভাল নোহোৱাৰ বাবে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাব পৰা নাই। তাৰ বাবে কিবা উপায় কৰি দিলে মই আপোনাৰ সমস্যা শুনি আমাৰ বহুত দুখ লাগে। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পৰা এনেকুৱা অৱহেলা হয় আৰু আপুনি পেঞ্চন লৈ ৰাখিব লাগে। মই আপোনাক এই পইণ্টটো আপুনি যাতে নট কৰিলে আৰু এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে আমাৰ বিদ্যুৎ ডাঙৰীয়া विधवाসকলৰ সমস্যাটো। पहले तो मैं आप सभी लोगों को कुछ योजनाओं के बारे में सूचित करना चाहूँगा, और ये योजनाएं गरीबों को और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पहली है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और दूसरी है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ये दोनों स्कीम के तहत आप लोग निश्चिंत होकर अपना घर चला सकते हैं। और अगर बात हुई कि लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर से अभी कांटेक्ट करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि असलियत में उन लोगों को पैसे मिल भी रहे हैं या फिर उनके नाम ऐसे ही दर्ज है। जी बीडीओ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्या जी, आपकी समस्या का समाधान इस प्रकार हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और किसी कोई समस्या नहीं, तो आगे अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। महिला सुरक्षा से जुड़ी बातें। माननीय सरपंच जी, उप सरपंच जी, सचिव, सहायक सचिव जी, इस सभा में उपस्थित सभी वार्ड मेंबर्स एवं गांव वाले, आप सभी को नमस्कार। मैं मतिल्दा 7वें वार्ड के वार्ड नंबर आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी बात को एक गहरी सोच के साथ यह शुरू करना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा किसी एक घर का मुद्दा नहीं होता, पूरे समाज का दर्पण होता है। दूसरा, जहाँ नारी शक्ति होती है वहाँ गाँव विकसित होती है। माननीय सरपंच जी, आज भी रात के समय हमारे गांव के कई सड़कों पर अभी तक अंधेरा रहता है। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से महिलाओं को रात या शाम में निकलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। स्कूल, आंगनबाड़ी, चाय के बागान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। माननीय सरपंच जी, ये हम सब जानते हैं कि सुरक्षा सिर्फ सरकार या पुलिस का जिम्मेदारी नहीं होता, ये हम सब की जिम्मेदारी होती है। और पूरी देश भर की गांव के सर्वे यह दिखाता है कि 45 से 50% से ज़्यादा हरासमेंट इंसिडेंट उन जगहों पर होता है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं होता, जहाँ पर अंधेरा रहता है। हाँ, एक और बात तो है कि रूरल में प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग की वजह से 30% से ज़्यादा क्राइम रेट घट चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अपने गाँव, हमारे अपने वार्ड में अभी भी कई महीनों तक नहीं चलता। जो सरकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीट लाइट के लिए फंड सैंक्शन हो रहे हैं, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। और तीसरी बात यह है कि कुछ जगहों तो शाम होते ही पूरे के पूरे अंधेरे में डूब जाते हैं। माननीय सरपंच जी, ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है,
ये इम्प्लीमेंटेशन में कमी है और सबसे ज़्यादा महत्व महिलाओं सुरक्षा में कमी है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मैटर पर पूरी जांच लें और जो भी सरकार से फंड या स्कीम आए वो ट्रांसपेरेंसी के साथ इस्तेमाल करें। अंत में मैं एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते ये कहती हूँ कि सुरक्षा एक अधिकार होता है, सुविधा नहीं। धन्यवाद। হয় সভানেত্ৰী মহোদয়া, আমাৰ ৱাৰ্ডত লাইট নোহোৱাৰ বাবে বহুতো দুৰ্ঘটনা দেখা গৈছে। সন্ধিয়া মই কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে বহুতো আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ অকলে আগবঢ়াত কষ্ট হয়। সেয়েহে মহোদয়া, ইয়াৰ ওপৰত যদি আপুনি অতি সোনকালে কিবা সুবিধা লয় তেন্তে আমি উপকৃত হ'ম। হয়, আপোনালোকে কোৱা মতে যেনেকুৱা কোৱা হ'ল কি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তো আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি গোটেই গাঁৱত ষ্ট্ৰীট লাইট বহাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है। रात के समय स्ट्रीट लाइट ना होना हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। स्ट्रीट लाइट न केवल हमारे अंधेरा का मसला हल करता है, पर हमारे बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हम इस मुद्दे पर पिछली बार की बैठक में भी बात कर चुके हैं और पिछली बार की बैठक में हमने जो वार्ड 1, 2, 4 और 5 है उनमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी है। क्यों वार्ड मेंबर्स कर दिया है ना? और जो बाकी बचे वार्ड्स हैं उनमें स्ट्रीट लाइट का काम जारी है और हम कोशिश करेंगे इसी महीने में पूरा करने के लिए। और जो स्ट्रीट लाइट है वो हम घर के सामने थोड़ा कम लगाकर जो हमारे आंगनबाड़ी रोड्स हैं, बाजार रोड है और वो जो रोड जिनमें हमारी महिला रात के समय आना जाना करती हैं उनमें हम उनका मात्रा ज्यादा कर देंगे। और जो आपने बोला मतिलका जी क्राइम रेट के बारे में, तो क्राइम रेट को 20% तो घट चुका है और हम 10% घटाने के लिए एक महिला सुरक्षा समिति का गठन करेंगे, जिसमें हमारे महिला मेंबर्स, महिला वार्ड मेंबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को शामिल करेंगे। हमारी बेटियां और हमारी बहनों हमारे देश की भविष्य है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को एक अच्छा सा सुरक्षा दें और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। और किसी की कोई परेशानी? तो आगे बढ़ना चाहेंगे हमारे अगले एवं आखिरी मुद्दे की ओर, नशा मुक्ति से संबंधित मुद्दे। सरपंच जी, हमारे गांव के युवा पीढ़ी लगे और नशा करने के बाद उन्हें यही पता नहीं रहता हमारे सामने हमारे माता पिता है या कोई और, वो उन्हें कुछ भी बोल देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जो गांव के छोटे बच्चे हैं वो भी उन्हें देख के नशे करने लगे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं हमारे गांव में जितने भी गैर कानूनी ठेके या अड्डे हैं उन्हें बंद करवाएं। धन्यवाद। जैसे कि सरपंच जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि इस बात में मेरा भाई रवि ड्रग एडिक्ट है, इसके कारण मेरा पूरा परिवार में जीना हराम हो गया और उसके वजह से बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। तो सरपंच जी, आप जल्द से जल्द इसका उपाय निकालें। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच जी, जैसे कि हिरोन जी और पराग जी ने बताया कि युवाओं को देखकर बच्चे भी नशे की चीजें ले रहे हैं और यही बच्चे हमारे गांव के दुकानों से ही नशे की चीजें खरीदते हैं। दुकानदारों को ये पता है कि बच्चों को ये सब चीजें बेचना एक जुर्म है, पर ये बात जानते हुए भी दुकानदार उन्हें बेच रहे हैं। कृपया सरपंच जी आप इस समस्या का हल निकालें। क्या हमारे गांव में कोई दुकानदार सभा में उपस्थित है? सरपंच जी, मैं बच्चों को नशीली चीजें नहीं बेचता, मुझ पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ 18 वर्ष से बड़े लोगों को ही बेचता हूँ। सरपंच जी, कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने चुपके से इन्हीं के दुकान से लिया था। हाँ सरपंच जी, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने भी उस दिन देखी थी, इन्हीं के दुकान से कुछ बच्चे नशीले पदार्थ ले रहे थे और ये दे भी रहे थे। उस दिन आपके बेटे ने कहा था कि आपके पति ने उसे लाने भेजा है, तो मैंने उस पर विश्वास करके उसे दे दिया था। क्या वे दुकानदार ऐसे ही दे देंगे क्या बच्चों को कहने पर? मुझे क्या पता, मुझे लगा था कि आपके पति ने उसे भेजा है। फिर भी बच्चे तो बच्चे ही है ना। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब एक दूसरे बात करना बंद करिए फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी
तारंगजीत, आप सुनिए ध्यान से। अभी तो आपके खिलाफ कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि आप बच्चों को बेचते हैं या नहीं, बस कुछ गवाह हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे अगर बेचते हैं तो बच्चों को कभी ये पदार्थ, नशीली पदार्थ आप ना दिए। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर आप उनका बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, मतलब आप हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप बच्चों को कृपया करके ना बेचें। और सभा में और कोई दुकानदार उपस्थित है तो उससे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि बच्चों को कृपया करके नशीली पदार्थ या फिर जो भी है वो ना दे। और मैं शीघ्र ही जितने भी गैर कानूनी तरीके से बेचे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसको मैं बंद करवाऊंगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करूंगा। धन्यवाद। और इस मुद्दे पे जो हुआ नशा मुक्ति, नशा कर रहे हैं युवा और ऐसे बहुत से मुद्दे आ रहे हैं अभी सामने, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो उसमें हमारी एसआई महोदया कुछ कहना चाहती हैं, वो आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सब इंस्पेक्टर अयिंका कुंवर आप सभी को कुछ सलाह देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगी कि अगर कोई आदमी नशे में आकर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ हम सख्त सजा देंगे। और अगर किसी व्यक्ति किसी महिला के साथ मारता या पीटता भी है तो वो हमारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। और एक बात बताने के लिए मैं यहाँ आई थी कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, जिसके चलते साइबर अपराधी आपको OTP भेजकर आपको बताने के लिए बोल सकते हैं। और अगर आप उन्हें OTP बता देते हैं तो वो आपके बैंक से पैसा चोरी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग सतर्क रहें और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर महिलाएं पुरुष को मारने लगे तो? हाँ, आजकल तो महिला पुरुष को मारने लगे। तभी भी हम देखेंगे परिस्थिति किस तरह की है और अगर इस व्यक्ति को ज्यादा चोट पहुंचा है तो हम वो क्रिमिनल क्राइम में देंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसआई महोदय। और सुनने में आया है कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं वो साइबर क्राइम्स के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, तो उनसे ये अनुरोध रहेगा कि आप कृपया करके आप सतर्क रहें। और जो आपके घर के जितने बुजुर्ग हैं, सभी गांववासियों का निवेदन है कि अपने घर में जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको आप कृपया करके साइबर क्राइम के प्रति अवेयर करें। धन्यवाद। और किसी कोई समस्या? जी, मुझे लगता है अभी सबकी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं लगभग, और आज की चर्चा बहुत लंबी भी हो चुकी है। हमने लगभग सभी विषयों पर चर्चा कर ली। तो सहायक सचिव जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का रिजोल्यूशन आप सभी को पढ़कर सुनाएं। जी सरपंच जी, पर उसके पहले मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूँ कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं उन्होंने एक छोटा सा जो नुक्कड़ नाटक होता है वो बनाया है, क्या वो यहाँ पे पेश कर सकते हैं? हमारे गांव के बच्चे? जी हाँ। क्या बात कर रहे हैं सहायक सचिव जी, अनुमति मांगने के लिए अनुमति, उनको पूरी अनुमति है, जल्दी बुलाइए उनको। आप सभी गाँववासी स्वागत करिए हमारे बच्चों का। देखो ये तमाशा। मम्मी, मुझे नींद नहीं आई, मेरी तो जान निकली गई है। मम्मी, लगता है मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है। डिप्रेशन के बारे में मैं ना जाऊँ, कोई मेरा ख्याल क्यों नहीं रखता? अरे कैसे रखूँ मैं तुम लोगों का ख्याल? मेरी खुद की हड्डियाँ इतनी कमजोर है, दर्द के मारे रात भर ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। क्या आपके थाली में बाजरा है? क्या आपके थाली में मोटा अनाज है? अगर आपके थाली में बाजरा जैसे मोटे अनाज नहीं है तो आज ही लाइए अपने थाली में बाजरा, रबी जैसे मोटे अनाज, जो आपके हड्डियों को करे मजबूत और तुम्हारी आंखों को दे नई रोशनी, पाए भरपूर कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन्स। क्यों आज के युवा पड़े हैं फास्ट फूड के पीछे, बर्गर, मोमो, चाउमीन के पीछे इतना क्यों भागे हैं? क्यों अपने सेहत के साथ कर रहे हैं खिलवाड़? आखिर क्यों? तुम तो थे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? फास्ट फूड खाते हो, हमसे पहले जाओगे। सुनो सुनो सुनो, बच्चे, बुढ़े और जवान, खाना होना चाहिए सही मात्रा में, एक समान। आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, अंडे में होता है प्रोटीन। रोज करो दही का सेवन, ना होगी कोई टेंशन। हरी हरी सब्जी खाए, पालक, मीठी मटर खाए, सब खाए और अपने जीवन और व्यायाम को बनाए अपने जीवन का राज।
दिल की बात सुनो दिल वाला, खाने में ना हो मिर्च मसाला, स्वस्थ रहेगा खाने वाला, दिल की बात सुनो दिल वाला। ठीक है, तो आज से हम भी खाएंगे मोटे अनाज और व्यायाम को बनाएंगे अपने जीवन का रस। रहेंगे तंदुरुस्त और सेहतमंद, ना खाएंगे मिर्च मसाले। साथ में बोलो, दिल की बात सुनो दिल वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की हमारी ग्राम सभा का जो रिजोल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार का है। पंचायत ने फैसला लिया है कि वो गांव में सीड बैंक बनवाएंगे, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बाढ़ में नाव चलवाएंगे, दूर दराज वाले बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था करवाएंगे, मिड डे मील को अच्छा करने के लिए क्वालिटी टेस्टिंग टीम को विद्यालय भेजेंगे, नाले साफ करवाएंगे, मच्छरों के लिए फॉगिंग करवाएंगे, डॉक्टरों की कमी के लिए हर 15 दिन में मेडिकल टीम को बुलवाएंगे, खराब रास्तों को सही करवाएंगे, खेलने वाले बच्चों को खेल का मैदान प्रदान करेंगे, जल जीवन मिशन के तहत सब घरों में पानी दिलवाएंगे। जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और वो बीपीएल कैटेगरी में पढ़ते हैं उन्हें बीपीएल कार्ड दिलवाएंगे। जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। दुकानों की जांच करेंगे कि वो अंडर एज लोगों को नशे की चीजें बेचते हैं या नहीं, और जो युवा नशे की आदी हैं उनके काउंसलिंग करेंगे और अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। और अब मैं अंत में आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस रिजोल्यूशन पर अपने अपने हस्ताक्षर करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहायक सचिव जी। हम आज की सभा बहुत लंबी हो चुकी है और हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी कर ली है, तो आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। तो हमारे सारे बच्चों के लिए जो हमारे पढ़ा সন্মানীয় জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অৰ্জুন কুমাৰ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকবৃন্দ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ সতীৰ্থবৃন্দ, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। আজি অনুষ্ঠানটো অতিকৈ সুন্দৰ হৈছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি আগতে মানে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। আজি প্ৰথম অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষকক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি অভিনয় কৰিলে, অভিনয় সঁচাকৈ আটাইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে, কাৰো হয়তো একো ভুল ত্ৰুটি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আজি গাঁও সভাত আমি যদিও অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমি নিজে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হিচাপে আমি এনেধৰণৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি গাঁও সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পোৱা নাই। আজি আপোনালোকৰ এই বিদ্যালয়ৰ যোগেদি আমি আটাইকেইটা বিভাগৰ ওপৰত এনেধৰণৰ সকলোবোৰ সমস্যা তুলি ধৰাৰ এই যি নিদৰ্শন দেখিলোঁ, এই নিদৰ্শন দেখি আমি আচলতে আমি নিজকে দুখিত যেনে লাগিছে। আমি এনেধৰণৰ সুন্দৰভাৱে আমি গাঁও সভাখন আমি গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই। আজি আটাইকেইটা বিভাগৰ ৱাৰ্ড সদস্য, সভাপতি, সচিব, BDO আৰু আটাইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়বিলাক ইমান ধুনীয়া উপস্থাপন, ইয়াৰ আচলতে বক্তব্য ৰাখিবলৈ ইয়াৰ ওপৰত মই বিশেষ বহলাই ক'বই আচলতে নাজানিছোঁ। আজি সকলোকে মই প্ৰথমতে অভিনয় কৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানত যিখিনি আপোনালোকে আমাক দেখুৱালে তাৰ পৰা আমি আচলতে আপোনালোকক শিকাবলগীয়া একো নাই, আমিহে শিকিবলগীয়া আছিল। আচলতে আমি যদিও ইমান দিন এই পদত আমি অধিষ্ঠিত হৈ আছোঁ, তথাপিও আমি আপোনালোকৰ পৰাহে আমি আজি বহুতখিনি শিকিলোঁ বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। তাৰ বাবে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি
সকলোৱে যাতে সঁচাকৈ গাঁও সভা এখনত ইমান ধুনীয়াকৈ মানে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে মানে গাঁওখনৰ উন্নয়ন হয় আৰু সভাপতিগৰাকীয়েও এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ হেৰি হয় সম্ভৱ হয়। যেতিয়া গাঁও সভাখন খেলি মেলি হয় তেতিয়া শুদ্ধ সিদ্ধান্ত এটা লোৱাটো অসুবিধা হয়। আজি আমাৰ চৰকাৰে যি এই পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপৰ বাবে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই শিক্ষাৰ অৱস্থাৰ পৰাই আজি এই অৱস্থা এই সকলোখিনি অভিনয় আজিৰ পৰা সঁচা অৰ্থত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ আজি ছাত্ৰ কাইলৈ তেওঁলোক দেশৰ নাগৰিক হ'ব। দেশৰ নাগৰিক হৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিজন দেশৰ নাগৰিকে এনেধৰণৰ সুন্দৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আগুৱাই নিলেহে আমাৰ দেশখন আগবাঢ়ি যাব। গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান উপস্থাপন কৰি প্ৰত্যেককে এনেধৰণৰ সুন্দৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই এই বিদ্যালয়ত সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই অনুষ্ঠান যিসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ আহিছে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই যে প্ৰশিক্ষক আমাৰ জ্যোতি বাইদেউ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বুলি কৈছিলে মোক। বাইদেউ ইমান ধুনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিছে যে কোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে কোনো এটা ভুল মানে উপস্থাপন নহ'ল, সুন্দৰ অভিনয় হৈছে আৰু সেইবাবে মই বাইদেউকো আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যাতে এই বিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতলৈ এজন সুনাগৰিক হৈ দেশৰ বাবে চিন্তা কৰি নিজৰ অঞ্চলটোক, নিজৰ গাঁওখনক, নিজৰ গাঁও পঞ্চায়তখনক আৰু নিজৰ দেশখনক আগুৱাই নিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তোমালোক সকলোৱে ভৱিষ্যতলৈ এজন ভাল নাগৰিক হোৱা, দেশৰ সুনাগৰিক হোৱা আৰু দেশৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈ জিলিক হোৱা বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিলোঁ। ইয়াকে ক'লেও মই ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ।